Hello everyone, this is Riddhi from Perus. Today we'll talk about पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो टर्म है ये पंचायती राज, ये कहाँ से ली गई है, क्या सिग्निफाई करती है? पंचायती राज का मतलब होता है कि एक सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है वो होती है पंचायती राज, एंड इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द एक्ट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। अच्छा, गांधी जी जो थे हमारे इंडिया में, गांधी जी का भी एक विज़न जो था उनका यही था कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी अगर बिल्ड होगी तो वो हमेशा ग्रास रूट लेवल से ही बिगिन होनी चाहिए। तो उनका ये विज़न था कि दैट डेमोक्रेसी एंड दी डेवलपमेंट शुड बिगिन विद दी ग्रास रूट लेवल। सो जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो एक्ट्स हैं उनके द्वारा जो है वो डेमोक्रेसी बिल्ड की जाती है एट द ग्रास रूट लेवल। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था? थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के द्वारा। नाउ अब जनवरी 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी अपॉइंट की थी टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द CDP। व्हाट इज CDP? Community Development Program of 1952 and National Extension Service of 1953, which is NES, National Extension Services. ऑलराइट, एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर बेटर वर्किंग। तो इस चीज़ के लिए एक कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी। कौन सी कमेटी थी वो? बलवंत राय मेहता कमेटी। और उनके चेयरमैन कौन थे? बलवंत राय जी मेहता, ये थे उनके चेयरमैन। ऑलराइट, अब जो ये स्कीम थी, ये जो कमेटी थी, इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी नवंबर 1957 में। नवंबर 1957। So after around 10 months they submitted their report, and it recommended the establishment of the scheme of democratic decentralization। तो ये वाली democratic decentralization की स्कीम जो है वो इस्टेब्लिश की थी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता देती हूँ। 1957 में मद्रास ऐसा पहली स्टेट थी जिसने विच ट्राइड पंचायती राज एज अ पायलट प्रोजेक्ट के एक बार ट्राई करके देखते हैं अपने यहाँ पर पंचायती राज को कि कैसा चलता है। तो पंचायती राज वॉज फर्स्ट ट्राइड एज अ पायलट प्रोजेक्ट बाय मद्रास। देन 1958 में आंध्र प्रदेश हैड 20 सच पायलट प्रोजेक्ट। अच्छा, आंध्र प्रदेश जो है वो आज का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, तो दोनों वो हो गया, आंध्रा प्लस तेलंगाना। तो ये दोनों जो हो गया, इट कॉन्स्टिट्यूट्स दी आंध्र प्रदेश उस टाइम का। तो इस आंध्र प्रदेश ने भी ट्राई किया था 20 सच पायलट प्रोजेक्ट्स जो है 1958 में। एंड राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करना, आपको मेन पॉइंट जो है वो राजस्थान का याद रखना है। ये सिर्फ मैंने आपको बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा देने के लिए बताया था, but otherwise Rajasthan was the first state to establish Panchayati Raj, and the scheme was inaugurated by the Prime Minister on October 2nd October 1959 में ये स्कीम जो है वो इनाग्रेट की गई थी, एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट में। एंड उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में ये जो पंचायती राज है वो इस्टेब्लिश हो गया था। तो सबसे पहले राजस्थान में इस्टेब्लिश हुआ था, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश हो गया था पंचायती राज। ऑल राइट, एंड इट वॉज अडॉप्टेड इन 1959। इसने भी आंध्र प्रदेश ने भी 1959 में अडॉप्ट कर लिया था पंचायती राज सिस्टम। अब मैं थोड़ा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या था, पंचायती राज सिस्टम का सब कैसा था। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ पंचायत था उसको क्या कहा जाता था? कास्ट पंचायत कहा जाता था। सो इट वाज कॉल्ड कास्ट पंचायत, एंड इट वाज एन असेंबली ऑफ 5 पर्सन्स विच वर ऑल्सो कॉल्ड पंच परमेश्वर। अब गांधी जी इसका विजन के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी का क्या विजन था? गांधी जी वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द इम्प्लीकेशंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडल। जो वहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडल था उसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनके इम्पैक्ट क्या होंगे, उसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानते थे। और इसी वजह से
For that reason, he rightly visualized and stressed decentralization of social, economic, and political order. So, decentralization of social, economic, and political order. Alright, decentralization for the welfare of mankind. Alright, then Gandhiji wanted each village consisting of about 1,000 population governed by the representative of its inhabitancy and enjoy the power of republic. Now we'll come to Balwant Rai Mehta Committee. What was this committee for? Balwant Rai Mehta Committee, it gave specific recommendations, and what were these recommendations? It led to the establishment of 3-tier पंचायती राज. अब ये 3 टायर में क्या क्या है? ग्राम पंचायत विलेज लेवल में होगा एंड इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड. ये आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली कौन कौन से पंचायती राज में कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर पर्सन उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड. और राइट, तो जैसे ग्राम पंचायत है विलेज लेवल, यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं यहाँ के मेंबर्स, बाकी जो दोनों हैं वहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. सो पंचायत समिति इज़ एट द ब्लॉक लेवल एंड इट्स मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. देन जिला परिषद, इट इज़ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इट्स मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. तो आपको ग्राम पंचायत ही है बस विलेज लेवल पे जिसके मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, सिंस इट्स वेरी क्लोज टू दी विलेज ऑल्सो, सो यू कैन टेक इट एज योर लॉजिक. ऑलराइट, देन पंचायत समिति, जो पंचायत समिति है इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. ऑलराइट, देन जिला परिषद, जिला परिषद क्या होती है? एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी. देन चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, अब जो जिला परिषद है विच इज़ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अब जैसे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर नहीं बनते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वही उसके चेयरमैन होंगे. जिला परिषद विच इज़ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद whose members are indirectly elected, so its chairman would be district collector. all right, इसमें आपको थोड़ा सा अशोक मेहता कमेटी के बारे में भी बता देती हूँ कि 1977 में जनता गवर्नमेंट आई थी. 1977 में जनता गवर्नमेंट आई थी और जनता गवर्नमेंट ने क्या किया था? ये अशोक मेहता कमेटी को इस्टेब्लिश किया था. अशोक मेहता कमेटी, इट वॉज इस्टेब्लिश बाय दी जनता गवर्नमेंट. तो इन्होंने अपॉइंट किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए और जिसके चेयरमैन जो थे वो अशोक मेहता ही थे. तो इस कमेटी ने अपनी सबमिट जो है अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें 132 रिकमेंडेशंस वर मेड टू स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम. तो काफ़ी सारे जो रिकमेंडेशंस थे वो दिए थे इस कमेटी ने, पर जनता गवर्नमेंट जो थी वो अपनी टर्म कंप्लीट होने से पहले ही कोलैप्स कर गई थी. इस वजह से कोई एक्शन लिया ही नहीं गया उन रिकमेंडेशंस पे. तो इसलिए तो बस ये थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड देना था आपको अशोक मेहता कमेटी का, कि आप कंफ्यूज मत करिएगा. मेन जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी है जिसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं ऑलरेडी. नाउ विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट. अब ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑलराइट, नाउ दिस एक्ट has added a new part 9 of the constitution. This is part 9, all right, part 9 of the constitution, and it is entitled as the panchayats के entitle किया है इनको the panchayats. all right, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत इनको एंटाइटल किया है. और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक आता है ये एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जिसको. तो एक नया ये इस पार्ट 9 में आपको ये ध्यान रखना है कि पार्ट 9 में आता है ये, और इसके अंदर कौन सा स्केड्यूल एक नया ऐड किया है विच इज़ द 11th स्केड्यूल. 11th स्केड्यूल इज़ द वन न्यू स्केड्यूल हैज़ बीन एडेड. तो ये पेपर में ना आ जाता है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू नया स्केड्यूल ऐड किया है और कौन सा स्केड्यूल है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जो नया स्केड्यूल ऐड किया हुआ है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि 11th स्केड्यूल है जो नया ऐड किया गया था थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. तो अब ये स्केड्यूल में कितने फंक्शनल आइटम्स आते हैं? 29 फंक्शनल आइटम्स. मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं ये. एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 243G.
ऑलराइट, अब इसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस एक है इसकी, इस एक्ट की, कि इट हैज़ ट्रांसफर्ड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो पहले तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती थी, अब तो लोग खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी एट द ग्रास रूट लेवल। तो इट इज़ अ वेरी रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट टू बिल्ड डेमोक्रेसी। ऑलराइट, now we'll come to features of this act. What are the features of this act? First we'll talk about ग्राम सभा। अब ग्राम सभा का क्या है कि इस एक्ट ने एक ग्राम सभा प्रोवाइड किया एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ऑलराइट, सो ग्राम सभा इज द फाउंडेशन of the Panchayati Raj system, and it is a body consisting of person registered in the electoral rolls of a village comprised within the area of the panchayat at the village level। अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जितने भी जो इलेक्ट करते हैं वो जो हमारे ग्राम विलेज लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, अब उनको जो इलेक्ट करते हैं लोग वो कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये पूछ लिया कि इसमें सिर्फ वो होते हैं जो 18 प्लस होते हैं, 18 अबव लोग जो हैं वो ही वोट कर सकते हैं सारे, या फिर ज़्यादा 21 प्लस लोग वोट कर सकते हैं, या फिर जो सही आंसर होगा जो आपको मार्क करना है वो ये होगा कि जो लोग जो हैं रजिस्टर्ड हैं इलेक्टोरल रोल्स में। तो ओनली रजिस्टर्ड पीपल हु आर रजिस्टर्ड in the electoral rolls, तो only those people who are registered in the electoral rolls can vote। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। तो ग्राम सभा में वो सारे लोग आते हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं इन द इलेक्टोरल रोल्स। ऑल राइट, एंड it is comprised within the area of panchayat at the village level। ये village level पे आता है ग्राम सभा। all right, then it is a village assembly consisting of all the registered voters in the area of a panchayat। so ये registered पे आपको ये एम्फसाइज मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार आता है पेपर में, और ये कंफ्यूज आप करने के लिए कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओनली दोज पीपल हु आर रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स, ओनली दे कैन वोट। Now we'll talk about the 3-tier system। अब इसमें क्या है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 3-tier system ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट। एंड कौन कौन से हैं ये, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज लेवल हो गया, इंटरमीडिएट लेवल हो गया, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मैंने बताया था आपको, चेयरमैन कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देन दिस एक्ट, जो ये वाली जो एक्ट है, इट ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज थ्रू आउट द कंट्री। एंड इसमें क्या होता है, एक प्रोविजन जो है कि अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए पॉपुलेशन, इट मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। ऑल राइट, तो जो 20 लाख से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रही है वो पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल कॉन्स्टिट्यूट। इसमें क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दे शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। एंड जो चेयरपर्सन होते हैं पंचायत के एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिर्फ इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये जो है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। और जो चेयरपर्सन होते हैं पंचायत एट द विलेज लेवल पर, वो जो होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, और या फिर जैसा भी स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगी उस तरीके से। नाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अब रिजर्वेशन का कैसे करेंगे कि जो ये एक्ट है, प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड हर पंचायत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को तो दिया ही जाता है इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन द पंचायत एरिया। ऑल राइट, देयर पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, तो इनका प्रोपोर्शन में, इस प्रोपोर्शन में किया जाता है इनको। और विमेन को भी रिजर्वेशन दिया जाता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर विमेन, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर विमेन, विमेन को भी दिया जाता है। ऑल राइट, एंड
not less than 1/3 of the total number of offices of chairpersons in the panchayats at each level shall be reserved for women. ये same criteria follow होगा chairman के लिए भी. Now we'll talk about the duration of panchayats. अब पंचायत की duration क्या होती है? This act provides for a 5-year term, 5-year term of office to the panchayat at every level. हर एक level पर जो है 5 year का term ही चलता है. However, it can be dissolved before the completion of its term. जैसे कि further elections जो होते हैं to constitute a पंचायत, they shall be completed. किस किस केस में complete होते हैं ये? First जो है before the expiration of its duration of 5 years. तो before the expiration of duration of 5 years, एक तो ये हो गया before, all right. नेक्स्ट कौन सी कंडीशन होती है? इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन की 6 months की एक्सपायरी से पहले, तो 6 months की एक्सपायरी से पहले डिसोल्यूशन की. ऑल राइट. नाउ विल टॉक अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन. अच्छा, इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जैसे आपसे बहुत सारी कमिटीज़ मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से क्या क्या रोल होते हैं किस कमेटी का. तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रोल होता है इसमें. सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. तो जो प्रिपरेशन होता है इलेक्टोरल रोल्स का, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये कौन सुपरवाइज करता है? इनका जो कंट्रोल करना, सुपरविजन करना, डायरेक्शन करना और कंडक्ट करना सारे इलेक्शंस को टू द पंचायत, दे शैल बी वेस्टेड विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन. ऑल राइट. एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विच इज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेंगे. ऑल राइट. ये चीज़ आपको जैसे स्टेट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं उसी तरीके से आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव कर सकते हैं. इसके अलावा आप नहीं किसी भी कंडीशन में कर सकते. ऑल राइट. सो नाउ विल कम टू फाइनेंस कमीशन. अब फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होता है ये भी आपको जानना है. जो गवर्नर होते हैं, हर एक जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, हर 5 साल में वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है फाइनेंस कमीशन बाय दी गवर्नर, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ऑल राइट. एंड क्यों करते हैं ये? ताकि जो पंचायत की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिव्यू करने के लिए. तो क्या क्या रिकमेंडेशन दी जाती हैं इसके ऊपर गवर्नर को कि ये जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट और पंचायत के बीच में ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लिवाइड बाय द स्टेट, इसके बारे में, और डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस दैट मे बी असाइन टू द पंचायत. ऑल्सो ग्रांट्स एंड एड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रांट्स एंड एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाते हैं ये ग्रांट्स एंड एड टू दी पंचायत. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होता है, कैसे कैसे क्या फंक्शंस होते हैं. ऑल राइट. देन जो मेजर्स होते हैं विच आर नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पंचायत, वो सब भी आते हैं इसमें कि जो गवर्नर को रिकमेंडेशंस दी जाती हैं. एंड एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द गवर्नर इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस ऑफ द पंचायत. ऑल राइट. देन विल कम टू एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज. अब कुछ स्टेट्स और एरियाज जो है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पंचायती राज. के पंचायती राज ये जो एक्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ये जो है कहाँ पर नहीं लागू होती है. तो दिस एक्ट डजंट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ JNK. सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, देन नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम. ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 विच इज़ द पंचायती राज एक्ट डजंट अप्लाई. तो जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन पर अप्लाई नहीं होती. और कुछ एरियाज़ भी हैं जहाँ पर अप्लाई नहीं होती. कौन कौन से एरियाज़ हैं? दीज आर द स्केड्यूल्ड एरियाज़ एंड द ट्राइबल एरियाज़. तो स्केड्यूल्ड एरियाज़ हो गए एंड ट्राइबल एरियाज़ हो गए. देन हिल एरिया ऑफ मणिपुर. मणिपुर का जो हिल एरिया जो है जहाँ पर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसलिए मणिपुर के हिल एरिया में नहीं अप्लाई होता है.
देन दार्जिलिंग एरिया, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, तो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल DGHC, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वहाँ पर। इसी वजह से जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर जो है ये नहीं अप्लाई होती है। Now we'll see what are those 29 functional items which are present in the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992। तो इस एक्ट के द्वारा जो है आर्टिकल 243G के अंदर आ जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। कौन कौन से 29 आइटम्स हैं वो? एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, देन लैंड इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, fisheries, social forestry and farm forestry, minor forest produce, small scale industries including food processing industries, then खादी, village, cottage industries। खादी तो आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। एंड रूरल हाउसिंग, देन ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर। तो ये सब आ गए। ये आपको ध्यान रखनी है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड प्लीज़ रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि कुछ आपको कुछ इनमें से कुछ भी 3-4 दे दिए हैं और उसमें से पूछ लिया है कि जैसे इसमें 2 दे दिए हैं, 2 किसी और में से दे दिए हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ में से दे दिया मान लीजिए। तो इन चारों फंक्शनल आइटम्स में से आपको पूछ लिया कि पंचायती राज में से कौन कौन सा पंचायती राज कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इस चीज़ के लिए आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्रीकल्चर आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। इसमें एग्रीकल्चर आ गया, इसमें लैंड आ गया, ठीक है, लैंड इम्प्रूवमेंट का आ गया। लैंड आप याद कर लीजिए, एग्रीकल्चर, लैंड, देन इसमें अब माइनर इरिगेशन। एग्रीकल्चर और लैंड को अगर आप मिक्स कर दोगे और इससे आप इरिगेशन को कर लो, आप जोड़ सकते हो कि एग्रीकल्चर कैसे फ्लरिश होगा, उसके लिए इरिगेशन अच्छा चाहिए। अब एनिमल हस्बेंड्री, ऑलराइट, एनिमल को आप जोड़ लीजिए कि वहाँ पर अब एनिमल्स भी आते हैं विलेज में, इस तरीके से आप जोड़ लो। और फिशरीज़ आ गए, और सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट आ गया, देन फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ गया, देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आ गए। विलेज है वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आ गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या होता था पुराने टाइम पे और अभी भी, जैसे खादी हो गया, विलेज कॉटेज इंडस्ट्री हो गई छोटी, एंड देन रूरल हाउसिंग, छोटे छोटे विलेजेस में क्या होते हैं, छोटे छोटे रूरल हाउसेज होते हैं। देन ड्रिंक वाटर हो गया, ये तो मेन चीज़ होती है ड्रिंकिंग वाटर। देन फ्यूल एंड फॉडर। इस तरीके से आप थोड़ा सा कनेक्ट करके और इसको याद कर सकते हैं। इज़ वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप पॉज करिए वीडियो और इसको रिवाइज करिए, हो जाएगा आराम से। अब है रोड्स, कल्वर्ट्स, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, जिसमें इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर रोड्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए। देन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, पॉवर्टी। देन एजुकेशन हो गया, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स आ गए। अब इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन। अब जब विलेजेस को भी प्रोग्रेसिव और बनाना है तो वहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। देन एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज़, मार्केट्स एंड फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, एंड फैमिली वेलफेयर, देन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें आ गई हैं इसमें। देन नेक्स्ट आ गया women and child development के बाद social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded, then welfare of the weaker sections and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes, and public distribution system, it is very important, and maintenance of कम्युनिटी असेट्स। तो इसमें सोशल वेलफेयर आ गया, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। अब सोशल वेलफेयर किसका करेंगे, वीकर सेक्शन का करेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपको याद रखना ही है। यहाँ पर याद नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी असेट्स। तो ये सब आ गए, इट इज़ वेरी सिंपल, आपको याद हो जाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब मैंने यहाँ पर कुछ स्कीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे बनाए हैं। तो ये आपको, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा ये आपके लिए, और ये आ भी सकती है एग्ज़ाम में, तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये याद रखनी है। पहली, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, then Jawahar Gram Samriddhi Yojana, then Indira Awas Yojana, DRDA administration, basic minimum services, credit cum subsidy scheme for rural houses, then Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, आजीविका। और ये कुछ स्कीम्स हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनके बारे में डिटेल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप ये आ भी सकती हैं, आप प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है ये सारी स्कीम्स का। ऑलराइट, so that's all for today, and now I have just one request: please like, share and subscribe to my channel, and please like my videos. If you like it, then others will also get to know about it, and please share if you like, please share it with friends, with your friends, and wherever you can, please share it. And if you want all the videos to be dropped in your email ID directly, then please subscribe to my channel. All right, so thank you for watching my videos.